इसको हम ऑन साइट एसईओ में भी लेते हैं और टेक्निकल एसईओ में भी लेते हैं। ऑन साइट एसईओ में इसलिए लेते हैं कि इसको भी हम कोड को जाकर हेड में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज स्कीमा। अब एक और चीज़ देखनी है हमने कि जो स्कीमा है यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम गूगल पर नहीं जाएंगे कुछ करने के लिए, बल्कि इनका अपना ही प्लेटफॉर्म है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि गूगल के थ्रू नहीं, गूगल के स्टैंडर्ड पे नहीं हो रही, बल्कि स्कीमा वालों ने इसका कोई स्टैंडर्ड खुद से बनाया है और वेबसाइट का नाम है schema.org। ओके, अब हम ज़रा शुरू करते हैं बात। स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org इज़ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। जी, ये है क्या चीज़? बेसिकली माइक्रो डाटा है। अच्छा, एक होता है मैक्रो डाटा, एक होता है माइक्रो डाटा। मैक्रो डाटा का मतलब क्या होता है? ज़्यादा डाटा होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटी इन्फॉर्मेशन, यानी जब हम कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मैक्रो, और जब हम कोई कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जब इस तरह इसको हम आसान अल्फाज में यूँ समझ लेते हैं कि ये हमारी वेबसाइट की समरी है, यानी हमारी पूरी वेबसाइट की समरी। अब कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट की समरी देखने में तो इंटरेस्टेड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसके लिए काम किया जा रहा है? क्रॉलर के लिए काम किया जा रहा है कि क्रॉलर को हम समझा दें कि भाई हमारी वेबसाइट है क्या, मुख्तसरन, यानी कि डिटेल में नहीं बल्कि मुख्तसर उसे पता लग जाए, ताकि वो जब क्रॉल करने आए तो उसे पता हो कि मैं क्या क्रॉल करने लगा हूँ, और जब वो लोग सर्च करें तो उसको पता हो क्रॉलर को कि भाई ये जो सर्च कर रहा है इसको मैंने कौन से रिजल्ट्स दिखाने हैं, ठीक है। इसलिए हम स्कीमा बनाते हैं। वंस एडिट टू अ वेब पेज स्कीमा मार्कअप क्रिएट एन इनहेंस डिस्क्रिप्शन। कहते हैं जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो स्कीमा क्या करेगा, एक और डिस्क्रिप्शन इसके साथ थोड़ी सी अटैच कर देगा। इनहेंस का क्या मतलब है कि मज़ीद डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड कर देगा। वो कौन सी डिस्क्रिप्शन होगी? जो हम अपने वेबसाइट के मुतालिक उसको बता रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट इस चीज़ के मुतालिक है। आल्सो नोन एज रिच स्निपेट। कहते हैं इस तरह की जो एक्स्ट्रा इन्हेंसमेंट या एक्स्ट्रा इन्हेंस डिस्क्रिप्शन होती है, इसको हम बोलते हैं रिच स्निपेट। अब ये रिच स्निपेट है क्या चीज़? ये देखें, पहले जब हम बात करने लगे हुए थे हम कहते थे एक टाइटल आएगा, हम कहते थे एक यूआरएल आएगी और एक डिस्क्रिप्शन आएगा, यही बात कह रहे थे ना। अब हम बात कर रहे हैं कि नहीं भाई, अब कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, नीचे आ रही है एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं। अब ये क्या चीज़ें आ रही हैं? ये वो चीज़ें आ रही हैं जो स्कीमा में हमने अपनी वेबसाइट के मुतालिक बताई थी। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने स्कीमा को सबमिट कर दी हुई हैं, तो स्कीमा जब सर्च रिजल्ट दिखाता है तो उसके साथ ये भी दिखा देता है। उससे क्या होता है, यूज़र को और ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में कि जिस जगह पर मैं जाना चाह रहा था ये वही जगह है, ठीक है। अब आ जाते हैं और नीचे, व्हाई इज स्कीमा इंपॉर्टेंट इन एसईओ, ठीक है। स्कीमा मार्कअप इज आल्सो कॉल्ड सिमेंटिक वोकैबुलरी और माइक्रो डाटा। मतलब सिमेंटिक वोकैबुलरी का क्या मतलब है कि लॉजिकली हम एक और इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, वही जो मैंने भी आपको कहा समरी कह लो, एक समराइज कर रहे हैं डाटा, यहाँ इसको माइक्रो डाटा बोलते हैं। डैट यू कैन ऐड टू एन HTML। द माइक्रो डाटा हेल्प सर्च इंजन बेटर अंडरस्टैंड योर कंटेंट। कहता है इससे फ़ायदा क्या होता है कि सर्च इंजन को आसानी से समझ में आ जाता है कि आपकी पूरी वेबसाइट को पढ़े बगैर ही उसको पता लग जाता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है। नहीं, साइट मैप जो है वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, नॉट अबाउट वेबसाइट। साइट मैप इज नॉट टेलिंग अबाउट वेबसाइट। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, साइट मैप क्या कहता है? साइट मैप कहता है यार इसकी, गुड क्वेश्चन, साइट मैप कहता है इसकी जो वेबसाइट है इस स्ट्रक्चर में बनी हुई है, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है भाई? इसमें होम है, होम के अंदर ये है, इधर हेडिंग स्टाइल लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, पैराग्राफ लगा हुआ है, हाइपर लिंक्स हैं, ये स्ट्रक्चर उसने बता दिया। स्कीमा क्या कह रहा है? स्कीमा कहता है कि मैं अब ये बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है। अब उसका मतलब क्या है? उस कहने का मतलब ये है कि जब विजिटर्स क्यूरी करेंगे और जब क्रॉलर को ये पता होगा, सर्च इंजन को पता होगा कि ये वेबसाइट इस चीज़ के मुतालिक है, तो क्यूरी के करीब तरीन जो वेबसाइट होगी उसको वो उसमें दिखा देगा, ठीक है। आपका सवाल बिल्कुल अच्छा था जी। द माइक्रो डाटा हेल्प सर्च इंजन, ये तो मैंने बता दिया, दैट कैन रिटर्न मोर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेटिव रिजल्ट्स फॉर सर्चर्स। कहता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्चर्स के लिए रिजल्ट दिखाता है, क्योंकि उसको और बहुत सारी चीज़ों का भी पता लग जाता है उस बिजनेस की। डज स्कीमा हेल्प एसईओ, ठीक है, ये तो मैंने भी आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसको हम ऑन साइट एसईओ में भी लेते हैं और ऑफ टेक्निकल एसईओ में भी लेते हैं। और एक रिसर्च ये भी साबित करती है कि ऐसी वेबसाइट्स जो रैंक करती हैं, मोस्टली ऐसी वेबसाइट जो रैंक करती हैं पहली 3 पोजीशंस पर, उन पे स्कीमा लगा होता है। यानी इसका मतलब क्या होगा, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले नंबर पर आने वाली वेबसाइट में और जो भी एसईओ लगी हुई है उसके अलावा स्कीमा लाजमी लगा होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्कीमा मार्कअप
ये मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ। स्कीमा मार्कअप इन्फॉर्म्स द सर्च इंजन प्रिसाइजली व्हाट योर कंटेंट इज ट्राइंग टू कन्वे ऑन योर वेब पेज। ये बताया ना मैंने अभी आपको। इट कन्वर्ट्स अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इनटू स्ट्रक्चर्ड डाटा। कहता है इसका काम क्या है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्म में सब कुछ पड़ा हुआ है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि मैं सर्च इंजन हूँ, हाँ, और स्कीमा मुझे क्या बताना चाह रहा है? स्कीमा मुझे बताना चाह रहा है कि पीक सोल्यूशन की जो वेबसाइट है वो एक एजुकेशनल वेबसाइट है। पीक सोल्यूशन वाले लोकल बिजनेस कर रहे हैं। अगर किसी ने पीक सोल्यूशन की क्यूरी करनी होगी तो ये उसके मोबाइल नंबर है। पीक सोल्यूशन वालों का ट्विटर अकाउंट ही है, पीक सोल्यूशन वालों का फेसबुक अकाउंट है। अब आपको समझ आ गई है कि स्कीमा मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये सारा डाटा मेरे पास आ गया। अब मुझे पता लग जाएगा कि जब कोई क्यूरी करेगा तो मुझे उसे क्या रिजल्ट दिखाने हैं। ठीक है, ये मैंने भी आपको बता दिया कि भाई जो लोग स्कीमा यूज़ करते हैं उनकी वेबसाइट पहले नंबर पर रैंक कर रही होती है। जो लोग स्कीमा यूज़ कर रहे होते हैं उनकी वेबसाइट शुरू में रैंक करती है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या आ गया? स्कीमा वैलिडेटर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब हम ये कह रहे हैं कि भाई स्कीमा को चेक कैसे करना है हमें। सबसे पहला काम क्या है कि मैं SEO एक्सपर्ट हूँ। एक बंदा अपनी वेबसाइट मेरे पास लेकर आता है, तो जहाँ पर मैं दूसरे फैक्टर चेक करने लगा हूँ कि उसकी वेबसाइट का जो ऑडिट कर रहे हैं, मुझे ये भी देख लेना कि क्या उस पर स्कीमा लगा है कि नहीं लगा। वो सिंपल तरीका क्या कहता है, क्या करें, इस साइट पर जाएं और यहाँ पर जाकर चेक कर लें कि क्या वेबसाइट पे स्कीमा है कि स्कीमा नहीं है। कैसे चेक करें जी? इस पर क्लिक करें, आगे चलें, पहले अटेंडेंस लगवा लें। आप दूसरी क्लास पढ़नी है ना आपने बाद वाली? ये जी मैंने वेबसाइट खोली, इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, इसका URL देखने लगा ना इधर आकर, यहाँ आगे validator.schema.org, वहाँ पे आए हम, पेस्ट किया, रन टेस्ट। क्या करने लगा ये आपको बताएगा कि इस वेबसाइट पे स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। validator.schema.org ये वेबसाइट है जहाँ हैं हम लोग। रन, हाँ जी लगा हुआ है। राइट साइड पे विंडो आ गई ना, आ गया ना, वेबसाइट बता रहा है ये लगा हुआ है। पढ़ते जाए ज़रा, नीचे आकर देखते जाओ कितना कुछ दिया हुआ है उसने। अच्छा अब ज़रा दूसरी वेबसाइट लगाएं, न्यू टेस्ट। मैंने क्या किया, न्यू टेस्ट, और इस वेबसाइट को हम देखते हैं क्या इस पे लगा हुआ है। पहले थी स्टार्स कॉलेज, अब है stars.edu। इसको देखते हैं। आपने बताना है मुझे, जब ये एंड होगा ना रिजल्ट आपने मुझे बताना है। नो आइटम डिटेक्टेड। क्लियर हो गया? यानी ये तरीका था SEO ऑडिट में चेक करने का कि स्कीमा है कि स्कीमा नहीं है। ठीक है, फाइन। अब चलते हैं आगे जी। हाउ टू क्रिएट स्कीमा। अब हम कह रहे हैं कि भाई स्कीमा तो नहीं लगा हुआ, इसको स्कीमा लगाओ। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई स्कीमा लगाना है तो इस वेबसाइट पे चलिए आप, rankranger.com स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ऐसा ही है। ये मैंने आपको फाइल शेयर की हुई है। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं, वेबसाइट का स्कीमा लगा रहे हैं हम। आगे इस वेबसाइट में नीचे आना है आपने, तो इसने कहना है विच स्कीमा शुड यू लाइक टू क्रिएट। कहता भाई आपकी वेबसाइट कौन सी है, किस टाइप की है। लिस्ट आ गई, लिस्ट आ गई ना बहुत बड़ी। कह रहा भाई आर्टिकल टाइप की है, इवेंट है, FAQ पेज है, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग है,
लोकल बिजनेस है, पर्सनल मतलब अपना आपका बुलाओगे कोई, ठीक है, कि वीडियो टाइप की वेबसाइट है। तो आमतौर पर जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जिस पे लिखी होती है उसे आर्टिकल कहते हैं। और जैसे अगर मैं कहूँ ना स्टार्स की, उनकी वेबसाइट कैसी है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी है और लोकल बिजनेस भी है, ठीक है। चलो हम कह देते हैं भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, आगे इसको मैंने चूज़ कर दिया कि मैं जिस, अब ये देखा अभी एक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई क्रॉलर को कि भाई ये जो वेबसाइट है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसको बहुत आसानी होगी विजिटर्स को दिखाने में ये वेबसाइट। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, नाम क्या है जी इसका, मैं कहता हूँ हाँ लोकल बिजनेस है। मैं इसको भी लोकल बिजनेस कर सकता हूँ क्योंकि जो वीक सोल्यूशन है ये लोकल बिजनेस भी तो है। स्टार्स अकेडमी लोकल बिजनेस भी है और ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है, तो मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। उसके बाद क्या कहता है, अल्टरनेटिव नेम, कोई भी आप खुद अपनी मर्जी से कोई भी नाम देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वकार स्टार्स अकेडमी, सिर्फ लाहौर नहीं लिखा पूरा। उसके बाद क्या कहता है, यूआरएल, मतलब सबको समझ में आ रही होगी क्या पूछ रहा है वो, वेबसाइट का यूआरएल क्या है जी आपका, हम कहते हैं। अब ये देखें, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत तो नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ यार 10 वेबसाइट का स्कीमा बनाओ, इट्स ओके, बनाते जाएंगे आप। इसके लिए हमें वेबसाइट के एक्सेस की तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ यूआरएल की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करने के लिए, शाइन करने के लिए कि यार ये चीज़ मैं अच्छे तरीके से समझ जाऊँ, भूले ना मुझे, बहुत सारी मुख्तलिफ वेबसाइट के स्कीमा बनाओ। उसके बाद क्या कहता है, लोगो यूआरएल, कहता है इसका लोगो कहाँ पड़ा हुआ है। आमतौर पर हमारे पास इमेजेस के फोल्डर में होता है सब कुछ। मैं इधर आया और यहाँ लाकर इसको दे दिया, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब राइट साइड पर देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोड जनरेट हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है कोड जनरेट, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, सोशल प्रोफाइल्स, क्लियर, पकड़े यहाँ से भाई, सोशल प्रोफाइल पकड़ लो, जरा होम पर आओ, होम पे क्या आना है इसी को पकड़ लेते हैं जी, पेज खुला ही हुआ, कॉपी, आ गया। अब ये कोड कैसे जनरेट हुआ, सेम एज, मतलब कहता है इसका ये वाला बिजनेस भी है। उन्होंने अब ये इन्फॉर्मेशन भी क्रॉलर को चली गई कि भाई ये जो स्टार्स वाले हैं इनकी एक वेबसाइट है और इनका ये फेसबुक पेज है। अब क्या कहते हैं, ऐड प्रोफाइल, भाई आपका लिंक्डइन अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट है, आपका यूट्यूब अकाउंट है, आपका पिंटरेस्ट, जितने भी बुला बुला आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रखे हुए हैं अपने, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। उस सारे के सारे आप ऐड प्रोफाइल करके ऐड करते हैं। एक किस्म का आप समझो आपने उनको भी ऑप्टिमाइज करा दिया, वो भी ऑप्टिमाइज हो गए यहाँ पर, कि वो लिंक हो गए ना, लिंक अप हो गया आपकी वेबसाइट से। वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ में वो भी आएंगे, वो भी दिखेंगे आपको, ठीक है जी। बना लेंगे ना, अब ये जितने मर्जी बना लें आगे से ऐड प्रोफाइल करके। मतलब मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब के अपने लिंक उठाओ, यहाँ लाकर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये क्या है, अब क्या कह रहे हैं, अब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद हमने बहुत डिटेल के साथ अपनी वेबसाइट में भी नहीं दी हुई, कॉन्टैक्ट के मतलब, है ना, नहीं दी होती ना ज़्यादा डिटेल। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। क्या कहता है जी, कॉन्टैक्ट टाइप, कितना कुछ आ गया। अब ये एजुकेशनल है ना, तो हम कह देते हैं भाई पहले जो हम बनाते हैं ना, वो बनाते हैं कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विसेज। आपके पास टोल फ्री नंबर कोई है तो बता दें। एरियाज़ कौन सा है जी आपके, ये नीचे आ रहे हैं एरियाज़, पाकिस्तान, पी किधर गया जी, ओ ये आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने कंट्री भी चूज़ कर दिया अपना, यहाँ पर फ़ोन नंबर आ जाएगा, भाई कोई भी जो भी नंबर आपको देना है यहाँ पर अपना नंबर दे दो जी। क्या कहता है, कैसे देना है, कंट्री कोड दे रहा है, कंट्री कोड मांग रहा है ना आपसे, वो कंट्री कोड देते हैं फिर हम भी, कंट्री कोड पाकिस्तान का, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो जो लोग भी आपको कॉल करें वो पाकिस्तान से ही करें, आपको ग्लोबली अब आप डिस्प्ले होने लगे हैं, कोई बंदा बाहर से भी तो कॉल कर सकता है आपको, तो कंट्री कोड के साथ ऐसे नंबर लिखते हैं। ईमेल, info@stars, आपने हमेशा कोशिश किया कि ऐसी जगहों पर वो वाले ईमेल यूज़ करें जो
जो आपकी डोमेन बेस्ड ईमेल्स हो, ठीक है। पता है डोमेन बेस्ड ईमेल्स क्या होते हैं? डोमेन बेस्ड मेरी वेबसाइट है ना starscollege.edu.pk, मैंने होस्टिंग परचेज की हुई है। इस होस्टिंग में वो मुझे पैकेज में हो सकता है उन्होंने कहा भाई 10 ईमेल आपको फ्री मिलेंगे, 20 ईमेल आपको फ्री मिलेंगे, 50 ईमेल आपको फ्री मिलेंगे। तो ऑफिशियली क्या होता है कि जो लोग अपनी डोमेन परचेज करते हैं वो जीमेल की बजाय प्रेफर करते हैं सर्वर ईमेल्स को यूज़ करने के, तो फिर वो इधर जाकर अपने ईमेल अकाउंट्स बनाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं मेरे पास। अब जब मैंने उनको पॉइंट किया होगा तो सबका जीमेल होगा ना, तो सारे लोग अगर उसी के साथ काम करना शुरू कर देंगे ऑफिशियली भी, और 1 साल के बाद जब छोड़ कर जाएंगे तो अपना ईमेल तो वो साथ ले जाएंगे, मेरा नुकसान होगा ना। इसका बेहतर तरीका क्या होता है कि जब भी हम कोई एम्प्लॉय हायर करें उसको एक ईमेल खुद से दें अपनी वेबसाइट पर, और जब वो छोड़ कर जाए उससे वापस ले लें, क्योंकि वो तो सारा डाटा हमारे पास है। यानी मिसाल के तौर पर कंट्रोल 100% मेरे पास है। मेरा जो बैठा हुआ ऊपर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो मेरी होस्टिंग को चेक कर रहा है, ठीक है ना, जैसे ही वो बंदा छोड़ने लगेगा हम सबसे पहले उसे कहेंगे कि भाई इसका पासवर्ड चेंज कर दो, पासवर्ड चेंज, अब उसके एक्सेस से भी चला गया वो अकाउंट, ठीक है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये वाले बनाया करें। इस तरह वो क्या कहता है, और एक कॉन्टेक्ट ऐड करना है, करते जाएंगे ऐड, बस खत्म, बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इस सारे को करो सिलेक्ट, कंट्रोल सी, ये क्या है, कॉपी, कहाँ लेकर जाना चाहिए, इंडेक्स की फाइल में जाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो ये इंडेक्स की फाइल फॉर एग्जांपल ये वाली है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको कहाँ पेस्ट करूँगा, हेड के बाद, बस हो गया। मैं यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, लग गया स्कीमा, इतनी सी बात है, क्लियर हो गया जी, पता लग गया। अब अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, भाई ये वर्डप्रेस में कैसे लगेगा। वर्डप्रेस में हमारे पास जब एसईओ का प्लगइन होगा, मैथ रैंक होगा, योस्ट होगा, तो उसके अंदर ही स्कीमा का भी ऑप्शन होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो प्लगइन के अंदर ही स्कीमा होगा, वहीं से जाकर जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा था वो चीज़ें मैं उधर बताऊँगा और सेव हो जाएंगी उसमें, वहाँ पर हमें मैनुअल हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं। मगर अगर आप चाहेंगे नहीं भी मैं ऐसे ही बनाऊँगा और मुझे कोड पेस्ट करना है, तो अगर आप एक्सपर्ट यूज़र होंगे तो आप अपीयरेंस में जाएंगे, वर्डप्रेस की थीम एडिटर में जाएंगे और वहाँ पर जो हेडर पीएचपी की फाइल होगी ना, जो कि मुश्किल काम है, आम यूज़र के लिए मुश्किल काम है, इसलिए वो बेहतर है कि उसी को यूज़ करें, ठीक है। वैसे मैं आपको एक दफ़ा खोल के दिखाऊंगा कैसे हो सकता है ये। तो ये लग गया हमारा स्कीमा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर हमारा, और वो टॉपिक है हमारा टेक्निकल एसईओ का, जिसको हम पहले थोड़ा थोड़ा करके साथ भी देख रहे थे, लेकिन आज हम उस पूरे टॉपिक को देखने वाले हैं। टेक्निकल एसईओ, फाइन, इस फाइल को हमने देखते हैं और एक और टेक्निकल एसईओ का लेक्चर होगा। अब आ जाते हैं पहले, अब टेक्निकल एसईओ में से काफ़ी चीज़ें हम समझ रहे थे साथ साथ, क्या भाई रोबोट्स की फाइल भी टेक्निकल एसईओ है, रीडायरेक्ट भी टेक्निकल एसईओ है, कैनोनिकल भी टेक्निकल एसईओ है, ठीक है ना। अब हम जरा इसको फोकस होकर इन चीज़ों को देखने लगे हैं यहाँ पर जी। टेक्निकल एसईओ बेसिकली क्या है? ट्रेडिशनली टेक्निकल एसईओ रेफर टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर क्राउलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी। कहता है टेक्निकल एसईओ है क्या कि अपनी वेबसाइट को हम इस काबिल बनाते हैं कि भाई वो क्राउल भी हो, और अगर वो क्राउल होगी तो इंडेक्स होगी। क्राउल का क्या मतलब है कि जब क्राउलर आएगा तो वो हमारी वेबसाइट को कंसीडर करे। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे लॉजिकल एरर्स होंगे जिनको क्राउलर कहेगा कि ये ऐसी वेबसाइट्स को मैं नहीं देखता, मसलन वो डुप्लीकेट कंटेंट को नहीं देखता, ठीक है, जो इश्यूज होंगे वो उनको नहीं देखेगा, जिसका मतलब है हमारी वेबसाइट क्राउलेबल नहीं है। सो पहला मरला क्या है हमारा, अगर हम इंडेक्सिंग करवाना चाहते हैं तो हमें पहले क्या करना है, क्राउलिंग करनी है, यानी कि उसका सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो पूरा वेबसाइट को स्कैन करता है और देखता है, सबको क्राउल कर लेता है जो क्राउल होने वाली होती है, उसके बाद जाकर सर्च इंजन को देता है और वहाँ पर एक इंडेक्सिंग सर्वर होता है।
उस सर्वर में जाकर उसको स्टोर कर देता है। अब वो उस सर्वर के अंदर गूगल का सिस्टम चलने लगा हुआ है, वो चल के क्या चेक कर रहा है कि इनमें से कौन सी वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें मुझे टॉप पे रखना है और कौन सी वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट, जैसे मैं आप सबका डाटा फीड कर दूँ, मुझसे कोई बंदा पूछे ना आपकी क्रॉलेबिलिटी क्या हो सकती है, कि मेरे पास एक चेक लिस्ट हो, ठीक है, उसमें पता लग जाए मुझे जनाब कौन सा स्टूडेंट रेगुलर है, ठीक है, मैं उसको फिल कर दूँ, कौन सा स्टूडेंट छुट्टियाँ ज़्यादा करता है मैं ये भी बता दूँ, कौन सा स्टूडेंट अगर मैं कोई क्विज लूँ तो कितने अच्छे जवाब देता है, ठीक है, जिस तरह करके मैं कुछ दूंगा तो इसका मतलब ये मैंने आपको क्रॉल किया, उसके बाद मैं ये सारा डाटा आगे किसी को प्रोवाइड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि पूरे कॉलेज में से कोई ऐसे स्टूडेंट निकालें जो अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करें, तो क्या करेंगे, वहाँ पर इंडेक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी, जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फैक्टर्स पूरे कर रहा होगा क्या होगा, वो टॉप पे आ जाएगा, जो थोड़े से कम कर रहा होगा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, जो उससे कम कर रहा होगा वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड एसईओ। लेकिन इसका पहला स्टेप क्या था, क्रॉलेबिलिटी, दूसरा स्टेप क्या है, इंडेक्सेबिलिटी, यानी इंडेक्सिंग तभी होगी जब क्रॉल होगा, जो क्रॉल नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर अगर मैं आप 5 स्टूडेंट्स इस वक्त क्लासरूम में बैठे हो और मैं 5 की जगह पर 3 का डाटा भेज देता हूँ आगे, तो क्या वो टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ सकते हैं, आ ही नहीं सकता वो वाला 5वां स्टूडेंट, भाई उसको तो मैंने भेजा ही नहीं है, वो तो क्रॉल ही नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला क्या ज़रूरी है काम, क्रॉल होना ज़रूरी है, फिर इंडेक्सेबिलिटी की बात शुरू होगी। Crawlability is the ability for search engines to access the pages on your site, while on the other hand indexability refers to a search engine's ability to analyze। यही बताया मैंने, कहते हैं सबसे पहले तो वो आपकी वेबसाइट को देखता है कि क्राउलेबल है कि नहीं है, और इंडेक्सेबिलिटी का क्या मतलब है कि वो आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग में किस नंबर पर आने लगी हुई है। इंडेक्सिंग का नंबर उसी वक्त बनेगा जब आप क्राउल होंगे, अगर आप क्राउल ही नहीं हो रहे तो आप इंडेक्स भी नहीं हो सकते, ठीक है, ये तो हमने अभी थोड़ा सा इसको समझा है। तो उसने कहता है कि भाई इसके कौन से फैक्टर्स हैं, पहले फैक्टर्स देखो जरा क्या है, साइट आर्किटेक्चर सबसे बड़ा फैक्टर, कहता भाई आपकी साइट का आर्किटेक्चर कैसा है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है जो हमने साइट में बनाया ना, दैट इज़ अबाउट साइट आर्किटेक्चर, वो आपको साइट आर्किटेक्चर का बता रहा होता है। तो आपका साइट आर्किटेक्चर अच्छा होना चाहिए, अच्छा होने का क्या मतलब है, खूबसूरती की तो बात ही नहीं हो रही, सीक्वेंस की बात हो रही है और रेलिवेंसी की बात हो रही है कि आप अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जो सीक्वेंस्ड हो। और अगर गूगल मिसाल के तौर पर सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक मेन्यू होगा, मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज हो सकते हैं, कहता है भाई इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, फील हो रहा हो कि इन्फॉर्मेटिव है, ऐसे ना हो कि जैसे मैं ये कहूँ मेरी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है और उसके अंदर मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और मैं सर्विसेज भी देता हूँ, तो उसके ऊपर एक टैब तो बना हुआ है कोर्सेज का और एक टैब बना हुआ है सर्विसेज का। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं गूगल एड्स का कोर्स सर्विसेज में ऐड कर दूँ, क्या ख्याल है, नहीं करूँगा ना, गूगल ऐड की सर्विसेज में ऐड करूँगा, कोर्स सर्विस में ऐड नहीं करूँगा। अगर मैं गूगल ऐड का कोर्स सर्विस में ऐड करूँगा तो इसका मतलब है कि साइट आर्किटेक्चर पुअर है, सही नहीं बना हुआ। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है, साइट मैप, सबको पता है साइट मैप बना होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या, जो हमने साइट मैप बनाना सीखा था बेसिकली वो किस में आ रहा है, टेक्निकल एसईओ में। साइट स्पीड देखी थी ना, हमने वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करते हैं, किस साइट से बोला, किसी को याद है, नहीं, वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है। देखें ये क्या लिखने लगा मैं, वेबसाइट स्पीड टेस्टर, अच्छा चलो अब करने लगे इसीलिए मैंने खोल लिया, ठीक है, ये कितने सारे आ रहे हैं, पिंगडोम भी आ रहा है, वेब डेवलपमेंट भी आ रहा है, जीटी मैट्रिक्स में इसको अक्सर यूज़ करता हूँ, हाँ तो मैंने कहा जीटी मैट्रिक्स से देख लेते हैं। वेबसाइट की स्पीड देखो, आप अक्सर घर में बैठ के ना इंटरनेट की स्पीड चेक करते हो, है ना, जब आपने कोई केबल का कनेक्शन लगवाया हो या कोई दूसरा देखना हो कि नेट स्लो चल रहा है कि फास्ट चल रहा है, तो इंटरनेट स्पीड के लिए बहुत सारे टेस्टर्स होते हैं, ये वो चीज़ नहीं है, ये वेबसाइट का स्पीड टेस्ट है। और वेबसाइट का स्पीड टेस्ट का कुछ लेना देना नहीं है इंटरनेट के स्पीड टेस्ट से, ये समझ लेना हमने। इंटरनेट का स्पीड टेस्ट इस अलग है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं किसी क्लाइंट को कहूँ कि जनाब आपकी वेबसाइट ठीक नहीं चलती है, तो उसने वो मुझे आगे से ये कहता है कि आपका नेट सही नहीं होगा, इसलिए शायद आपके पास मेरी वेबसाइट ना खुली हो। ये हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करने का कि इंटरनेट तेज़ चल रहा है तो हम चेक कर लेंगे तो चल पड़ेगी, नहीं, हमने टूल्स के साथ उसको चेक करना है, वो मुझे बताएगा कि क्या बग्स हैं इसके अंदर। नहीं जी, मैं किस पे आना चाह रहा था, जीटी मैट्रिक्स पे आ गए। आगे यहाँ पर मैंने कुछ पेस्ट किया और ऑलरेडी पेस्ट कर दिया सारा, ओहो ये क्या हो गया, वेबसाइट ले लें, इसको ले लें, फ्री टूल, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, और
अगर आप बहुत सारे टेस्ट एक दिन में कर रहे होंगे ना तो फिर आपको वो लॉगिन करने को कहेगा, हाँ लॉगिन कर लीजिएगा, साइन अप होकर अपने जीमेल से लॉगिन कर ले। जिसने रीड करना शुरू कर दिया, किसी इसके भी प्रैक्टिस करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई। 20-25 वेबसाइट्स की देखो करो, खुद से करें, घर बैठ के जीटी मैट्रिक्स खोलें, और इसके अलावा जो पहले वाले 2 टूल्स हैं उनको भी यूज़ करें। आगे क्या कहता है, कहता है इसकी ग्रेडिंग क्या है जी, डी है, ए से शुरू होती है। अच्छा, परफॉर्मेंस 68%, स्ट्रक्चर 70%, कम मार्जिन 30% है, इसको 80 पे कर लें तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर, वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात हो रही है अब। योर स्ट्रक्चर स्कोर इज आवर प्रोप्राइटरी असेसमेंट। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। एक तो उसमें मेन्यू का रोल है, एक उसमें हेडिंग स्टाइल्स का भी रोल है, पिक्चर्स को कैसे यूज़ करने लगे हुए हैं हम लोग। ठीक है, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, LCP। LCP स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। आपकी वेबसाइट अगर अच्छी वेबसाइट है ना, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो 2 सेकेंड्स होनी चाहिए, वेबसाइट के खुलने की स्पीड। अच्छा, वेबसाइट के खुलने की स्पीड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि A to Z। हाँ, आपकी वेबसाइट खुलने का मतलब होता है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ये क्या होता है, अगली तस्वीर देखें, ये मैंने एक मोबाइल की तस्वीर ली हुई है, ऐसे ही है। उस मोबाइल की तस्वीर में अगर आप देखो तो कोई एक वेबसाइट खुली हुई है, ऐसे ही लग रहा है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट है, बीच में एक तस्वीर है ना। उसके बाद एक और पैराग्राफ है, उसके बाद एक और तस्वीर है, फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट। अगर मैं आपको इस पूरी तस्वीर में से आपसे ये कहूँगा यार मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट आपको कौन सा लग रहा है, क्या बताएंगे आप? बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा लग रहा है? तस्वीर। पैराग्राफ तो ना बड़ा होगा, पैराग्राफ तो टेक्स्ट है, वो तो बहुत कम बाइट्स ले रहा होगा। तस्वीर जो होगी वो ज़्यादा बाइट्स ले रही होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है, इस वक्त ये वाला है, अभी ये वाला है। बाद में चेंज हो सकता है, कोई और भी हो सकता है बाद में, लेकिन इस वक्त ये है। इट इज़ कॉल्ड, अब ये है कहाँ पर, ये मेरे मोबाइल की इस स्क्रीन पर है, सिर्फ ये सब कुछ इसी स्क्रीन पर है। अभी मैंने ऐसे नहीं किया, ये बेसिकली ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको तस्वीर, इसका मतलब ये है कि मैंने अभी नीचे नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैंने वेबसाइट खोली है और ये मोबाइल है मेरा। तो ये जो चीज़ आपको वहाँ दिखा रहा हूँ बेसिकली वो इधर से लेकर इधर तक है, इसके नीचे वाले की बात नहीं कर रहे अभी हम। दिस पार्ट इज कॉल्ड अबव द फोल्ड कंटेंट। इस हिस्से को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। फोल्ड कंटेंट का क्या मतलब होगा, इतना हिस्सा नज़र आया, फिर मैंने यूज स्क्रॉल किया, अब मैंने अपना मोबाइल के डाटा को स्क्रॉल कर दिया, यानी फोल्ड कर दिया। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड। समझ में आ गई बात की? अब एलसीपी क्या है, कहता है अबव द फोल्ड कंटेंट में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है इज कॉल्ड एलसीपी। उसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। मतलब क्या है, कहता है भाई इस पूरी स्क्रीन में जो बड़ा पेंट है ना वो दिखाओ। पेंट ही होगा ना, एक किस्म का पेंट ही है ना ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो इस वक्त क्या है, ये तस्वीर है। वो कहता है भाई इसको कितना होना चाहिए, ये वो बता रहा है आपको कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है कि 1.6 आ रहा है, तो इसको उसने कौन सा कलर दिया हुआ है, ग्रीन। इसमें कहता है मोर देन इनफ, कि आपकी वेबसाइट स्लो नहीं है, यानी कि ये शो कर रही है कि आपकी वेबसाइट स्लो नहीं है। आपकी वेबसाइट को 2 या 2.5 तक जाना चाहिए, इससे ऊपर इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम कोई और वेबसाइट भी खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या स्पीड आती है इसकी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, अच्छा उसके बाद आगे आ रहा है जी हमारे पास, ये क्या बता रहा होता है आपको, ये बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट को ब्लॉक किया जा रहा है। क्या आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो रही है? ब्लॉक का क्या मतलब है, ब्लॉक का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को ब्लॉक करवाते हैं, यानी स्लो करवाते हैं। सीएसएस आपकी वेबसाइट को स्लो करवाता है। लेकिन सीएसएस तो फॉर्मेटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, मगर आपको कोशिश करनी है कि आप जावास्क्रिप्ट को अवॉइड करें। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, ये कितना टाइम होना चाहिए, अबाउट 150 मिली सेकेंड्स। ये कितने हैं, 278। लेकिन इस दफ़ा रेड नहीं है, ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर है ना, मतलब क्या कहता है थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको। अब थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। अभी मैं
स्लाइड में जाके ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद क्या आ रहा है जी, CLS स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये क्या कह रहा है 0.49, इसके क्वेश्चन मार्क पे रखो। क्या कहता है क्या होना चाहिए 0.1 और लेस। कहता है या तो 0.1 हो या लेस हो। और इस दफ़ा इसको वो कैसे दिखा रहा है रेड कलर में। कहता है इसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी मौजूद है। सो अगर हम इस पूरे क्राइटेरिया में देखें तो इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या थी LCP लार्जेस्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि किसी भी वक्त बाद में क्या हुआ कि ये वाली जो तस्वीर है इधर किसी ने कर दी छोटी तस्वीर और यहाँ पर किसी ने कर दी बड़ी तस्वीर, तो इसका मतलब क्या हुआ LCP एकदम चेंज हो जाएगा और इधर से चेंज होकर इस पे आ जाएगा। वो कहता है कि आपका LCP जो है वो लोड होना चाहिए 2 सेकेंड्स में। बेसिकली वेबसाइट के लोड होने को क्या कहता है वो कि आपका LCP इतनी देर में लोड हो जाना चाहिए। ओके क्लियर। अब आ जाते हैं वापस स्लाइड पे, इस पे आ जाते हैं। स्पीड की बात भी हो गई। अब आपको ये पता लग गया है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें SEO वाले का रोल काफ़ी कम है। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब इसमें ना हम कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ हम लोगों ने अपनी ऑन साइट SEO अच्छी की हुई है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। अब बाकी का सारा काम हमें किससे करवाना है, डेवलपर से। आगे क्या आ रहा है जी, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी, वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए जी आपकी। SSL, यूज़र एक्सपीरियंस वेबसाइट का अच्छा होना चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि भाई आपकी वेबसाइट खुल रही है, सही तरह खुल रही है, और क्या वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी है कि नहीं। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है, अलग से खुल जाए और मोबाइल की स्क्रीन पे मेन्यू बना हुआ आ जाए और डेस्कटॉप के ऊपर लेफ़्ट टू राइट साइज में मेन्यूज़ आ जाती है, रिस्पॉन्सिव हो जाती है। और मोबाइल आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स होती हैं। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट का चेक ये लगा हुआ है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर इंडेक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे इंडेक्स हो रही है तो डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो इंडेक्स होती है मगर मोबाइल पे इंडेक्स नहीं होती तो गूगल उसको पॉइंट्स नहीं देगा। आ जाए नीचे। और अब नीचे क्या कहता है, पेज एक्सपीरियंस से क्या मजा आता है। कहता है पेज एक्सपीरियंस में कोर वेब वाइटल्स आते हैं। ये वो चीज़ें जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, ये कोर वेब वाइटल्स क्या है, ये वेबसाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए उसने एक स्टैंडर्ड टर्म यूज़ की हुई है और उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। यही देख रहे थे वहाँ पे। LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, FIT, फर्स्ट इनपुट डिले, CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये तीनों क्या चीज़ें हैं। LCP तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी समझा दिया आपको, सबको समझ में आ गया। अच्छा जी, FID क्या है, फर्स्ट इनपुट डिले। इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि पहली चीज़ स्क्रीन पर नज़र आने में कितना डिले लगता है। पहली एलिमेंट आपकी स्क्रीन पर नज़र आने में टाइम कितना ले रहा है, वो इज़ कॉल्ड FID। समझ आ गया। मिसाल के तौर जैसे भी मैंने तस्वीर में दिखाया आपको, क्या क्या दिखाया, वो क्या कहता है F कहता है भाई यहाँ पर जो भी चीज़ सबसे पहले स्क्रीन पर नज़र आने लगी हुई है उसका डिले कितना होना चाहिए। 100 मिली सेकेंड्स का कह रहा है। कह रहा है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगा तो पहले आप वार्निंग पर जाएंगे, उसके बाद एरर वाली बात है आपकी वेबसाइट के ऊपर। इट इज़ कॉल्ड FID। और पहले वाले हिस्से को हम बोलते हैं लोड होना, दूसरे वाले हिस्से को हम बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट का इंटरेक्टिव होना। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, विजुअल स्टेबिलिटी। विजुअल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि विजुअल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, भाई चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, स्क्रीन पर आकर रुक गई हैं कि भाई अभी भी हलचल है, कभी तस्वीर ऊपर आती है कभी तस्वीर नीचे चली जाती है। हाँ, एक बंदा गया दराज की शॉप पर, उसने तस्वीर देखी, उसने कहा हाँ भी ये खरीद लेता हूँ मैं। जैसे वो माउस को बटन को प्रेस करने लगा, पता लगा वो एकदम ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक वो चीज़ें इंटरेक्टिव नहीं हुई हैं, अभी तक उन पर काम हो रहा है, स्लो है। इसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट स्लो कंसीडर होगी। तो कहता है भाई ये FID भी आपका 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। ये चीज़ें कम कब होंगी, ये सब चीज़ों का रोल किस पर है, वेबसाइट की स्पीड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, कि चीज़ें शिफ्ट तो नहीं हो रही ऊपर नीचे की तरफ। इसमें क्या मतलब, ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है CLS का, वो होता है आपके इमेजेस। अगर हमने इमेजेस के साइज़ बताए हों, जैसे आप लोग क्लासरूम में आए
और फर्स्ट डे आए एडमिशन लेके और आपको एक स्लिप मिले, उसके ऊपर आपकी चेयर का नंबर लगाओ, सबको पता, इजीली हो, कंफर्टेबल हो गए, आओगे अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाओगे। एक तरीका ये होगा कि नंबर नहीं लगाओ और आपको पता है अभी 10 चेयर्स हैं कमरे में और आपकी जो भीड़ आ रही है ना वो 20 लोगों की है, क्या होगा? भागम भाग कि भाई ये 10 कुर्सियों पे बैठना है हमने, उसके बाद तो कुर्सी बचनी नहीं है हमारे लिए। सेम इसी तरीके से जब आपकी वेबसाइट को हम लगा रहे होते हैं ना, तो क्राउलर नहीं तो आपकी वेबसाइट को स्क्रीन पे प्लेस करना है, तो जब उसके साइजेस नहीं उसको पता, तो इसका मतलब क्या होगा? घुमाए फिर आएगा ना, मतलब अभी उसको साइज़ का नहीं पता। पहले एक उसको पहले नज़र आई एक तस्वीर, जब हमने कहा था, जैसे हमने कहा था LCP, उसको तो अभी तो एक ही नज़र आई तो उसने उसी को रख दिया। उसके बाद जब दूसरी तस्वीर नज़र आई तो पता लगा कि भाई तस्वीरें ही तस्वीरें हैं, फिर क्या होगा? हिलाएगा LCP को दोबारा से, क्योंकि इसने ज़्यादा जगह ले ली ना उससे। तो कहता है भाई एक काम किया करें कि जब आप इमेजेस लगाएं तो आप क्या करो, जब आप इमेजेस लगाओ तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए उनके साइजेस बता दें। एक साइज़ उसका विड्थ में होता है, एक साइज़ उसका हाइट में होता है। समझ आ गई बात की? 5 मिनट दो बच्चों। वालेकुम सलाम। आज तो मेरा ख्याल है आपकी क्लास 7 बजे होनी थी, नहीं चेंज किया था टाइम। बैठे जी, समझ आ गई बात इन चीज़ों की? वो नीचे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई है जो मैंने बताई हैं अभी आपको। मोबाइल फ्रेंडली है वेबसाइट, HTTPS पर है, यही चीज़ें पढ़ी है ना हमने सारी। क्राउल एरर्स हमने चेक कर लिया, ब्रोकन लिंक्स पढ़े थे हमने 404, टेक्निकल SEO, रीडायरेक्ट टेक्निकल SEO जी। कहता है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? नेविगेशनल मेन्यूज अच्छे होने चाहिए, जो मैंने भी आपको पहले बताया। उसके बाद क्या कहता है? आपकी वेबसाइट को कैटेगरी वाइज होना चाहिए। फिर क्या कहता है वो? आपकी वेबसाइट का URL स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। URL स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? URL स्ट्रक्चर का मतलब है, मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है dastagirengineering.com, ओके, ये तो हमने कंपनी के नाम से खोल लिया। उसके बाद उनका एक पेज है जो है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का, एक पेज है आइसक्रीम मशीनरी का, एक पेज है कॉफ़ी शॉप इक्विपमेंट का। तो हमारा URL स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब वो आइसक्रीम मशीनरी पर जाएगा तो www.dastagirengineering.com/आइसक्रीम मशीनरी equipment, इट इज़ कॉल्ड का आपका स्ट्रक्चर ठीक है। तो अगर आपने ऐसे ही कोई भी नाम रख दिया उसका, तो इसका मतलब है वो आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। और बेसिकली ये स्ट्रक्चर में हम ला क्या रहे हैं? URL स्ट्रक्चर्स में हम क्या ला रहे हैं? कीवर्ड्स। इंटरनल लिंकिंग, ये मैंने पहले भी बात की हुई है, ये भी हमने किया हुआ इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। और देखें इंटरनल लिंकिंग कर किस में रहे हैं? ऑन साइट SEO में। लेकिन चेक कौन कर रहा है इसको? टेक्निकल SEO में, कि भाई इंटरनल लिंकिंग भी हुई है कि नहीं है। एक आम वेबसाइट में, ठीक है, वो कहता है 100 लिंक्स होने चाहिए, मगर आपको ये खुद से देखना है, मतलब इट इज़ नॉट फिक्स अमाउंट। ये भी तो देखना है कि हमारे पास इतना डाटा भी है, इतनी सोशल लिंकिंग की जा सकती है आपस में कि नहीं की जा, फोर्सफुली नहीं करनी है। उसके बाद क्या आ गई जी? रिपोर्ट्स, ये भी हमने टेक्निकल SEO में है। हाँ जी, कहते हैं आपके URLs लॉजिकली अच्छे होने चाहिए, इजी टू रीड होने चाहिए और इंटेलिजिबल टू रीडर्स। ये वही बात है जैसे भी मैंने कीवर्ड्स की बात की है कि भाई इसमें कीवर्ड्स लेकर आओ। ये है फ्रेंडली URLs की एग्जांपल वर्डप्रेस है। ये देखें क्या है? हाउ टू रीडायरेक्ट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, पूरा मैसेज आ गया। ये है URL फ्रेंडली, कि आपका फ्रेंडली URLs होने चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये बार बार हम बात कर रहे हैं। 301 का रीडायरेक्ट लगा होना चाहिए, कैनोनिकल का टैग लगा होना चाहिए। अब आपने देखा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो हम लोगों ने ऑन से, अगर मैं 2012 में कहूँ ना कि भाई मैं 2012 में SEO कर रहा हूँ बैठा हुआ, तो वहाँ पर टेक्निकल SEO के नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस वक्त। उस वक्त सब कुछ हम किस में करते थे? उस वक्त सब कुछ हम ऑन साइट SEO में ही कर रहे होते थे। हम इन सब चीज़ों को ऑन साइट SEO में कंसीडर करते थे। फिर ऐसा ऐसा गूगल ने चीज़ों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, कहता भाई इसको इस चीज़ में ले जाओ, इसको इस चीज़ में ले जाओ। चलें जी, जी आ जाए।